कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मॉर्टियर और रेसा नाम के पति पत्नी अपनी छोटी सी बच्ची को सुलाने की कोशिश कर रहे थे। मॉर्टियर अपनी बेटी को सुलाने के लिए एक कहानी पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो उस कहानी को आगे पढ़ता रहा, उसे कुछ महसूस हुआ। तभी एक लाल रंग का कपड़ा आसमान से उड़कर उनकी खिड़की पर लटक गया। बिल्कुल ऐसे ही कपड़े का किताब में भी जिक्र था, तो ऐसा लगा मानो ये किताब से ही निकल कर आया हो। इस घटना के 12 साल बाद हम मॉर्टियर और उसकी बेटी मैगी को देखते हैं, जो इस वक्त अपनी गाड़ी में थे। मॉर्टियर गाड़ी चला रहा था और मैगी मैप से रास्ता बता रही थी। आखिरकार वो उस जगह पहुंच गए जहां एक पुरानी किताबों की दुकान थी। मैगी ने पूछा कि जिस किताब को आप इतने समय से ढूंढ रहे हैं, क्या वो हमें यहाँ मिल जाएगी? इस पर मॉर्टियर ने हैरान होकर कहा कि तुम्हें किसने कहा कि मैं एक किताब ढूंढ रहा हूँ? मैगी काफी समय से अपने पिता की ये हरकतें देख रही थी। मॉर्टियर अक्सर किताबों की दुकान में जाता है, कुछ ढूंढता है और वो किताब ना मिलने पर उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखती है। खैर अभी के लिए मॉर्टियर ने ये कहकर टाल दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसके बाद वो किताब की दुकान में चला गया। इस दौरान मैगी बाहर बाजार में घूमने लगी। तभी दुकान का मालिक वहाँ है। वो दुकान के अंदर किताबें देख ही रहा था कि तभी किताबें फुसफुसाने लगी, उससे बात करने लगी। मॉर्टियर ने उन पर ध्यान नहीं दिया और घबराया तो बिल्कुल भी नहीं। दरअसल वो इंक हार्ट नाम की एक किताब ढूंढ रहा है। तभी बाहर मैगी के पास एक अजनबी आया और उससे बात करने लगा। मैगी थोड़ा घबरा गई और वहाँ से जाने लगी। तभी इस आदमी ने बताया कि वो और मैगी पहली बार नहीं मिल रहे। जब वो पहली बार मिले थे तो मैगी बहुत छोटी थी। मॉर्टियर दुकान से बाहर आया तो उसने उस आदमी को मैगी से बात करते देख लिया। ये आदमी मॉर्टियर को सिल्वर टंग के नाम से बुला रहा था। मॉर्टियर ने मैगी को कार में इंतजार करने के लिए कहा। इस आदमी का नाम डस्ट फिंगर है। उसने कहा कि वो दोनों चलते हुए बात कर सकते हैं, जिस पर मॉर्टियर ने खींचकर डस्ट फिंगर से पूछा कि क्या चाहिए तुम्हें। डस्ट फिंगर ने मॉर्टियर को उसकी गलती ठीक करने के लिए कहा, जो उसने 9 साल पहले की थी। उसने कहा कि कैप्रिकॉन नाम का आदमी ये जानता है कि तुम कहाँ रहते हो और अगर तुमने किताब नहीं पढ़ी तो हम वहीं तुम्हारा इंतजार करेंगे। दरअसल डस्ट फिंगर चाहता था कि मॉर्टियर उसके लिए पढ़े, लेकिन मॉर्टियर ने कहा कि उसने जोर से पढ़कर सुनाना बंद कर दिया है। डस्ट फिंगर ने कहा कि मुझे उसी दुनिया में वापस भेज दो जहाँ से तुमने मुझे यहाँ बुलाया है। साथ ही वो मॉर्टियर से उस किताब के बारे में पूछने लगा। मॉर्टियर ने बताया कि मेरे पास वो किताब है ही नहीं। इसके बाद मॉर्टियर उसे धक्का देकर वैन की तरफ भागने लगा। उसे रास्ते में मैगी मिली, जो चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। रास्ते में मैगी ने पूछा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मॉर्टियर ने उसे कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा कि मैं तुम्हें बचा रहा हूँ और मैगी को अब कुछ वक्त के लिए अपनी आंटी के घर पर रहना होगा। मैगी समझ गई कि उसके पिता उसे कुछ नहीं बताने वाले। तभी ये दोनों एलेनोर, जो कि मैगी की आंटी है, उसके घर पहुंचे। एलेनोर ने दरवाजा खोला और वो सब बैठकर बातें करने लगे। बातों बातों में एलेनोर ने रेसा के बारे में पूछा। इस पर एलेनोर मैगी से कहने लगी कि बेटा कोई बात नहीं, तेरी माँ चली गई लेकिन मैं तो हूँ ना तेरे साथ। ये सुनकर मैगी गुस्सा हो गई और उसने कहा कि मेरी माँ मुझे छोड़कर नहीं गई है। इतना कहकर मैगी वहाँ से उठकर चली गई। जब मॉर्टियर उसके पीछे गया तो मैगी ने उससे पूछा कि बताओ मेरी मम्मा कहाँ पर है। मैगी का मानना था कि जो किताब मॉर्टियर ढूंढ रहा है उसका जरूर उसकी माँ से कुछ तो लेना देना है। वहाँ मॉर्टियर बैठा एक किताब पढ़ रहा था, लेकिन तभी अचानक वहाँ डस्ट फिंगर आ गया। डस्ट फिंगर ने बताया कि जब मॉर्टियर ने उसकी मदद करने से मना कर दिया तो वो कैप्रिकॉन के पास गया। इससे पहले कि मॉर्टियर उसकी बात समझ पाता, दूसरे कमरे से शीशा टूटने की आवाज आई। मॉर्टियर तुरंत उस तरफ भागा। एलेनोर भागते हुए मैगी के पास आई और कहा कि कुछ लोग घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। जब मॉर्टियर लाइब्रेरी में पहुंचा, कैप्रिकॉन के आदमियों ने पूरी लाइब्रेरी तहस नहस कर दी थी। डस्ट फिंगर ने अपने आग वाले हाथों से एक आदमी को चेतावनी दी कि याद रहे किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। मॉर्टियर ने कहा कि मेरे परिवार को अकेला छोड़ दो, लेकिन इन आदमियों ने मैगी को उठा लिया ताकि मॉर्टियर उनके लिए किताब पढ़े और उन्हें उनकी दुनिया में वापस भेज दे। इन लोगों ने एलेनोर की लाइब्रेरी की सारी किताबें जला दी, फिर इन सबको एक कार की तरफ ले जाने लगे। जलती हुई किताबों के ढेर से डस्ट फिंगर ने किताब उठाई जो अभी जली नहीं थी और उसे मैगी को देने लगा, लेकिन मैगी ने गुस्से में वो किताब नहीं ली। फिर कार के अंदर कुछ वक्त बाद जब मॉर्टियर को होश आया तो उसने देखा कि उन्हें किसी अजीब सी जगह पर ले जाया जा रहा था। कार में एलेनोर और मैगी भी थे। गाड़ी एक पुरानी बिल्डिंग के पास रुकी और उन सबको अंदर ले जाया गया। इस बिल्डिंग में अजीबोगरीब जानवर हैं, यूनिकॉर्न्स, उड़ते हुए बंदर जो इस दुनिया के लगते ही नहीं। उन तीनों को एक खाली कमरे में बंद कर दिया गया।
एलेनोर ने गुस्से से पूछा कि ये सब अजीब जानवर यहाँ कैसे आए। तब मॉर्टियर ने सच्चाई बताई, ये सब जानवर एक किताब से आए हैं। काफी समय पहले जब मॉर्टियर अपनी पत्नी और बेटी के साथ घर पर था, वो तीनों एक नई किताब लेकर आए थे जिसे मॉर्टियर ने पढ़ना शुरू किया। पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अचानक एक आदमी किताब से निकलकर बाहर आ गया। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि कैप्रिकॉर्न ही था, जो पेशे से एक डाकू था। इसके साथ बस्ता, चाकू जलाने वाले साथी और फिर डस्ट फिंगर जो घूमते फिरते आग से जादू दिखाता है, ये सब भी बाहर आए। मॉर्टियर के शब्दों से ही ये सब किताब से बाहर आए थे, और जब ये सारे बाहर आए तभी रेसा को किताब ने अंदर खींच लिया। कैप्रिकॉर्न ने उन पर हमला किया, लेकिन डस्ट फिंगर ने उन्हें जैसे तैसे बचाया। जब मॉर्टियर ने रेसा को ढूंढा तो उसे वो कहीं नहीं मिली। उस दिन के बाद से मॉर्टियर ने कोई भी किताब पढ़कर सुनाना बंद कर दिया। मैगी ने पूछा कि क्या वो रेसा को किताब पढ़कर बाहर नहीं निकाल सकता। तब मॉर्टियर ने कहा कि हाँ, निकाल तो सकता हूँ, पर अब मैगी को लग रहा था कि ऐसी दुनिया में इतने सालों तक उसकी माँ जिंदा भी रह पाई होगी या नहीं, और ये बात पक्की भी है कि वो किताब के अंदर है। इससे पहले मॉर्टियर कुछ भी जवाब दे पाता, उन्हें निकाल कर कैप्रिकॉर्न के पास ले जाया गया। महल की तरफ जाते हुए उन्होंने रास्ते में अजीबोगरीब पेंटिंग्स देखी। उधर एक कमरे में कैप्रिकॉर्न उनका इंतजार कर रहा था। मॉर्टियर ने उसे ताना मारते हुए कहा कि अब तो महल में रह रहा है, अब क्या चाहिए तुझे। कैप्रिकॉर्न का मानना था कि वो किताब वाली दुनिया से यहाँ ज्यादा बेहतर महसूस करता है। तभी कैप्रिकॉर्न ने अपने रीडर को किताब पढ़ने को कहा, लेकिन रीडर ने कैप्रिकॉर्न से कहा कि आपने तो वादा किया था कि एक बार मॉर्टियर आ जाए फिर मुझे नहीं पढ़नी पड़ेगी। कैप्रिकॉर्न ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि मेरी बातों पर भरोसा मत किया करो, वो झूठ था, चल पढ़ अब। रीडर ने रुपंजल राजकुमारी की कहानी पढ़नी शुरू की। तभी बाहर से एक जवान औरत कैप्रिकॉर्न के आदमियों से बचकर भागती हुई वहां आई। उसके चेहरे पर कुछ शब्द लिखे हैं, क्योंकि अभी उसे आधा ही पढ़ा गया था। दरअसल डैरियस हकलाता था, इसी वजह से वो किताब से चीजें अच्छे तरीके से नहीं निकाल पाता था। अब एक दूसरी किताब लाई गई ताकि मॉर्टियर इस किताब को पढ़े। ये किताब एक खजाने के बारे में थी, और कैप्रिकॉर्न चाहता है कि इस किताब से खजाने को बाहर लाने के लिए इस किताब को पढ़ा जाए। अचानक कमरे में रेत बरसने लगी, और जैसे जैसे वो पढ़ता गया सोने के सिक्के गिरने लगे। कैप्रिकॉर्न और उसके आदमी खुशी से पागल हो गए, लेकिन अचानक एक आदमी भी वहां आ गया, और बदले में कैप्रिकॉर्न के एक आदमी को किताब ने खींच लिया। डस्ट फिंगर ने याद दिलाया कि वो भी अपने घर वापस जाना चाहता है। तब मॉर्टियर ने कहा कि मैं जानता ही नहीं हूँ किताब में किसी को वापस कैसे भेजते हैं। उधर कैप्रिकॉर्न वापस नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसे ये दुनिया बेहतर लगती थी। बहुत बहस के बाद कैप्रिकॉर्न ने इंक हार्ट किताब को आग में फेंक दिया। डस्ट फिंगर उसे बचाने के लिए भागा, लेकिन कैप्रिकॉर्न के आदमियों ने उसे रोक लिया और जलती हुई किताब को डस्ट फिंगर के हाथों से छुड़ाकर दोबारा जला दिया। मॉर्टियर और उसके परिवार को दोबारा उसी कमरे में भेज दिया गया। डस्ट फिंगर ऐसी जगह पहुंचा जहां बहुत सी औरतें कैप्रिकॉर्न के लिए काम कर रही हैं। उसमें से एक रेसा है। जब रेसा ने डस्ट फिंगर के जले हुए हाथ देखे तो रेसा ने उसकी मरहम पट्टी की। उसने बताया कि इंक हार्ट उसके हाथ में आ चुकी थी, लेकिन कैप्रिकॉर्न ने उसे जला दिया। रेसा बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि डैरियस ने उसे किताब पढ़कर बाहर तो निकाल दिया, लेकिन उसकी आवाज वहीं रह गई किताब के अंदर। रेसा ने डस्ट फिंगर को उसके हाथों के लिए थोड़ी बर्फ दी। दूसरी ओर जो आदमी सोने के सिक्कों के साथ बाहर आया है, वो भी मॉर्टियर वाले कमरे में ही बंद था। वो खुद को दिलासा दे रहा था कि ये सपना है, ये सपना है। ये देखकर मैगी ने उसे शांत करते हुए पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। उसने बताया कि मेरा नाम फरीद है। अगले दिन डस्ट फिंगर एक सपना देखते हुए उठा, जिसमें उसकी पत्नी उसे वापस बुला रही है। उठते ही उसने देखा कि रेसा उसकी बैंडेज उतार रही है, और डस्ट फिंगर ने पूछा कि वो इस एहसान का बदला कैसे चुकाएगा। रेसा ने अपनी चेन की तरफ इशारा किया, मानो कह रही हो कि मैं आजाद होना चाहती हूँ। डस्ट फिंगर ने पूछा कि आजाद होके वो जाएगी कहाँ। रेसा ने उसे कागज का टुकड़ा दिखाया, जिसमें मॉर्टियर और मैगी का स्केच बना था। हैरानी से डस्ट फिंगर ने पूछा कि क्या ये तुम्हारा परिवार है। जिसके बाद रेसा ने हामी भरते हुए लिखकर पूछा कि तुमने इन्हें देखा है क्या। डस्ट फिंगर को याद आया कि जब वो किताब से बाहर आया था तो रेसा को अंदर खींच लिया गया था, और फिर डैरियस ने किताब पढ़कर उसे बाहर निकाल दिया। इसी वजह से मॉर्टियर इंक हार्ट के अंदर से अपनी पत्नी को बाहर नहीं निकाल पा रहा, क्योंकि वो तो पहले से ही बाहर है। तभी डस्ट फिंगर ने उससे वादा किया कि मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार से जरूर मिलवाऊंगा। वो बाहर गया तो उसने देखा कि गार्ड्स सो रहे हैं, तो उसने अपने पालतू जानवर को जाकर चाबी लाने के लिए कहा। क्विन डस्ट फिंगर का पालतू जानवर चाबी ले आया और रेसा को दे दी। रेसा ने अपनी चेन खोली जिनसे वो बंधी हुई थी।
जैसे ही डस्ट फिंगर मॉर्टियर के दरवाजे पर पहुंचा, उसने मैगी को कहते सुना कि शायद इंक हार्ट की एक और भी कॉपी हो। डस्ट फिंगर अंदर गया और उसने मॉर्टियर से पूछा कि क्या वो एक डील कर सकते हैं कि अगर इंक हार्ट की एक और कॉपी मौजूद है तो वो उसे साथ मिलकर ढूंढेंगे और फिर वो डस्ट फिंगर को वापस अपने घर भेजकर रेसा को बाहर बुला सकता है। डस्ट फिंगर ने एक किताब निकाली और मॉर्टियर को पेज 14 पढ़ने को कहा। जैसे ही उसने ये पेज पढ़ा, एक बहुत बड़ा तूफान आ गया, जिसे देखकर सभी गार्ड्स घबरा गए। रेसा भी बाहर आई, लेकिन भागते हुए वो एक बड़े खड्डे में जा गिरी। डस्ट फिंगर, मॉर्टियर, फरीद, एलेनोर और मैगी वहाँ से निकल गए। भागते भागते डस्ट फिंगर नीचे गिर गया तो उसने देखा कि रेसा एक खड्डे में फंसी हुई है। उसने डस्ट फिंगर से मदद मांगी, लेकिन डस्ट फिंगर ने उसकी मदद नहीं की और बाकियों के साथ वहाँ से भाग गया। वो सभी लोग एक वैन में बैठकर वहाँ से निकल गए और पूरी जगह तूफान से तहस नहस हो गई। ये लोग गाड़ी चलाते हुए शहर में पहुंचे, जहाँ उन्हें इंक हार्ट के राइटर से मिलना था। डस्ट फिंगर ने उनके साथ जाने से मना कर दिया, क्योंकि वो अपनी जिंदगी की आगे की कहानी नहीं जानना चाहता, उसे जीना चाहता है। इस पर मैगी ने पूछा कि ये तो अच्छी बात नहीं है कि तुम्हें फ्यूचर का पता होगा। उसने कहा कि जब पहले से पता होगा तो जिंदगी जीने का मजा ही क्या है। मैगी और मॉर्टियर अब किताब के राइटर के पास पहुंचे। राइटर ने दरवाजा खोला तो उसे लगा कि ये लोग उसका ऑटोग्राफ लेने आए हैं, लेकिन मैगी ने बताया कि हम तो अभी अभी कैप्रिकॉन के चंगुल से बचकर भागे हैं। लेकिन किताब के राइटर फेनोग्लियो को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था और वो उनकी बातों को मजाक समझकर मुस्कुराने लगा। उसने कहा कि हाँ, मेरे लिखे हुए किरदार हैं ही इतने बेहतरीन कि लोगों को ये असली लगने लगते हैं। फिर वो तीनों वहाँ वापस पहुँचे जहाँ वो फरीद और डस्ट फिंगर को छोड़ कर आए थे। उन्होंने डस्ट फिंगर को आग के साथ कुछ करतब करते देखा। हैरानी से राइटर ने कहा कि ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने लिखा था। फेनोग्लियो खुद को रोक नहीं पाया और वो डस्ट फिंगर से बात करने आगे बढ़ा, लेकिन मॉर्टियर ने उसे रोक दिया, ये कहकर कि डस्ट फिंगर उससे डरता है क्योंकि वो अपनी कहानी का अंत नहीं जानना चाहता। फेनोग्लियो ने कहा कि इसलिए डर रहा है क्या कि आखिर में मर जाएगा। ये सुनकर तो बेचारा डस्ट फिंगर डिप्रेस ही हो गया। अबे मरना था मर जाता, बताने की क्या जरूरत थी साले राइटर। आखिरकार उसने फेनोग्लियो से पूछा कि वो मरेगा कैसे। फेनोग्लियो ने बताया कि तुम अपने पालतू जानवर क्विन को बचाते हुए मरोगे। तभी मॉर्टियर ने राइटर से इंक हार्ट की कॉपी मांगी। राइटर उन सबको अपने घर ले गया, जहाँ स्टोर रूम में बहुत सी किताबें थी, लेकिन इंक हार्ट वहाँ नहीं मिली। राइटर ने बताया कि कुछ वक्त पहले पता नहीं कैसे मेरी किताबें या तो जल जाती या फिर गायब हो जाती, समझ ही नहीं आ रहा क्या हुआ। मॉर्टियर तुरंत समझ गया था कि जरूर इस सब के पीछे कैप्रिकॉन का हाथ है, लेकिन आखिरकार इंक हार्ट की एक मैन्यूस्क्रिप्ट मिल गई। अब डस्ट फिंगर को वापस जाने की पूरी आग लगी हुई थी। उसने मॉर्टियर से कहा कि अब जल्दी से मुझे वापस भेज दो, लेकिन मॉर्टियर ने कहा कि पहले वो अपनी पत्नी को वापस लाएगा। अब डस्ट फिंगर के पास सच बताने के अलावा कोई चारा तो था नहीं। उसने बता ही दिया कि तुम्हारी पत्नी इसी दुनिया में है। डैरियस पहले ही उसे वहाँ से निकाल चुका है। गुस्से में आकर मॉर्टियर ने पूछा कि अभी वो कहाँ है, लेकिन डस्ट फिंगर ने कहा कि तुम्हें मुझे वादा करना होगा कि मुझे वापस किताब में भेजोगे। जिसके बाद डस्ट फिंगर ने बताया कि वो वही है जहाँ से हम भाग कर आ रहे हैं। राइटर की गाड़ी में उन दोनों ने वहां जाने का फैसला किया, जबकि फरीद और मैगी को वो लोग राइटर के पास ही छोड़ गए। उस रात मैगी को राइटर के घर पर अचानक ही बैठे बैठे किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। ये वही किताब है जो जलने से बच गई थी। मैगी उस किताब के पास गई और उसने इसे पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने किताब पढ़ी तो टोडो नाम का एक कुत्ता किताब से बाहर आ गया और तुरंत बिस्तर के नीचे छुप गया। राइटर ने अचानक ही उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही मैगी ने दरवाजा खोला, उसे पता चला कि राइटर को कैप्रिकॉन के गुंडों ने बंदी बना लिया था और अब वो गुंडे मैगी को धमकाकर मॉर्टियर का पता पूछने लगे। तभी राइटर ने टोडो को देखा और उसे पता चला कि मैगी भी किरदारों को किताब से बाहर ला सकती है। उसने ये बात गलती से जोर से बोल दी। ये सुनकर कैप्रिकॉन और उसके गुंडे समझ गए कि मैगी भी एक सिल्वर टंग है, जिसके बाद वो मैगी को अपने साथ ले गए। रास्ते में मॉर्टियर ने डस्ट फिंगर से पूछा कि क्या रेसा ठीक है। इस पर डस्ट फिंगर ने उसे बताया कि वो वैसे तो ठीक है पर बोल नहीं सकती। अचानक डस्ट फिंगर ने मॉर्टियर को गाड़ी रोकने के लिए कहा। उसने जाकर गाड़ी की डिक्की को खोल कर देखा तो वहाँ फरीद छुपा हुआ था। फरीद ने कहा कि मुझे वो राइटर ठीक आदमी नहीं लग रहा था, इसीलिए मुझे नहीं रहना था उसके साथ। जल्द ही मॉर्टियर, फरीद और डस्ट फिंगर कैप्रिकॉन के महल के पास पहुंचे। तीनों ने चुपचाप पीछे के रास्ते से अंदर घुसने की कोशिश की, जिसके लिए वो छत पर चढ़ गए। तभी मॉर्टियर फिसल गया और कैप्रिकॉन के आदमियों ने उसे देख लिया। किसी तरह ये तीनों बचकर भागे। मॉर्टियर ऊपर चढ़ा और
और रेसा के कमरे तक पहुंच गया जहां रेसा का सारा सामान पड़ा था। अंदर जाकर उसे रेसा की स्केचबुक मिली जिसमें उसने अपने परिवार की ड्राइंग्स बनाई थी। बाहर फरीद और डस्ट फिंगर मॉर्टियर का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान फरीद ने डस्ट फिंगर से कहा कि मैं तुम्हारा आग वाला जादू सीखना चाहता हूँ, और काफी कोशिशों के बाद वो ठीक ठाक जादू करने भी लगा। वो दोनों वहाँ खड़े ही थे। इस दौरान कैप्रिकॉर्न के एक आदमी ने उन्हें पकड़ लिया। फरीद तो किसी तरह भाग निकला, लेकिन डस्ट फिंगर को पकड़कर महल के अंदर कैप्रिकॉर्न के पास लाया गया। जैसे ही वो कैप्रिकॉर्न के पास पहुंचा, उसने देखा कि रेसा एक जाल के अंदर बंधी हुई थी। रेसा ने डस्ट फिंगर को अपने पास खींचा और डस्ट फिंगर ने उसे बताया कि उसका पति उसे लेने आया है। इस कमरे में कैप्रिकॉर्न मैगी से किताब पढ़वा कर बहुत सी चीजें इस दुनिया में ला रहा था, ये देखने के लिए कि क्या वो सच में सिल्वर टंग है। राइटर ने कैप्रिकॉर्न को देखकर कहा कि तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसा मैंने लिखा था। कैप्रिकॉर्न ने राइटर को अपना प्लान बताया कि वो एक खतरनाक किरदार को इस दुनिया में लाएगा जिसका नाम है शैडो, जिसके बाद शैडो इसी दुनिया में रहेगा। मैगी ने कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि तुमने पहले ही किताब की सारी कॉपीज जला दी हैं। लेकिन कैप्रिकॉर्न ने सांपों से भरे हुए एक डब्बे में पहले ही आखिरी कॉपी छुपा कर रखी हुई थी। उसने वो किताब निकाल कर मैगी को दी और उसे कहा कि शैडो को इस दुनिया में लेकर आओ। मैगी ने कुछ भी पढ़ने से मना कर दिया, जिसके बाद कैप्रिकॉर्न मैगी को उस कमरे में लेकर गया जहां उसकी माँ जाले में लटकी हुई थी। मैगी ने पहले तो उसे नहीं पहचाना, लेकिन फिर माँ कहकर पुकारा और उसकी तरफ भागी। कैप्रिकॉर्न ने हंसते हुए कहा कि नहीं पढ़ना ना मेरे लिए मत पढ़, मैं बस तेरी माँ को मार दूंगा। मैगी को एहसास हुआ कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं। इसके बाद मैगी और डस्ट फिंगर को जेल में डाल दिया गया। डस्ट फिंगर अलग जेल में बंद था, जबकि मैगी और राइटर को एक साथ बंद किया गया था। जल्द ही डस्ट फिंगर को पता चला कि मैगी भी एक सिल्वर टंग है और वो भी उसे किताब में वापस भेज सकती है। वहीं राइटर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था। मैगी ने उसे सुझाव दिया कि तुम कहानी में कैप्रिकॉर्न को शैडो से मरवा दो ना। तभी बैस्टा मैगी के लिए खाना लेकर आया। उसने कहा कि कैप्रिकॉर्न चाहता है कि कल के लिए वो खूब तैयार रहे। तभी राइटर ने बैस्टा से पूछा कि हम लोग भूत की कहानियों की बातें कर रहे हैं, तुम सुनना चाहोगे? ये सुनते ही बैस्टा बहुत ज्यादा डर गया। दरअसल राइटर जानता था कि मैंने इसको लिखा ही ऐसे है कि ये भूतों की कहानियों से बहुत डरता है। तभी क्विन बैस्टा पर कूद पड़ा और उसकी थैली चुरा कर डस्ट फिंगर के पास ले गया। अब बैस्टा डस्ट फिंगर की जेल में घुसा अपनी थैली को वापस लेने के लिए, जिसके बाद डस्ट फिंगर ने अचानक ही उसे भूतों की कहानी सुनाना शुरू कर दिया और वो कहने लगा कि यहाँ जो कंकाल पड़े हैं ये अभी जिंदा होकर तुझे मार डालेंगे। ये सब सुनकर बैस्टा बहुत ज्यादा डर गया। इस बात का फायदा उठाकर डस्ट फिंगर ने बैस्टा को जेल में बंद कर दिया और खुद बाहर निकल आया। डस्ट फिंगर ने मैगी और राइटर की जेल का ताला खोलने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं खुला। उसने अपनी आग की शक्ति का इस्तेमाल करने की भी कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहा। हार कर उसने राइटर और मैगी को वहीं छोड़ दिया। राइटर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। डस्ट फिंगर बाहर तो आ गया, लेकिन राइटर और मैगी को छोड़कर उसे बहुत बुरा लग रहा था। अब उसने दोबारा से उन्हें लेने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन तभी कैप्रिकॉर्न के आदमी उस रास्ते पर आ गए। एलेनोर भी कैप्रिकॉर्न के इलाके में पहुंच चुकी थी। उधर डस्ट फिंगर कैप्रिकॉर्न के आदमियों को देखकर छुप गया, लेकिन मॉर्टियर और फरीद ने उसे अंदर खींच लिया। फरीद ने खुशी खुशी में उसे गले लगा लिया। डस्ट फिंगर ने मॉर्टियर को मैगी और राइटर के बारे में बताया और ये भी कि कैप्रिकॉर्न शैडो को इस दुनिया में लाने वाला है मैगी का इस्तेमाल करके, क्योंकि उसकी बेटी भी उसकी तरह एक सिल्वर टंग है। जेल में राइटर इंक हार्ट के बुरे किरदारों को लुभाने के लिए कहानियां लिख रहा था। तभी कैप्रिकॉर्न के आदमी मैगी को ले जाने आए। वहीं मॉर्टियर, डस्ट फिंगर और फरीद मैगी और रेसा को बचाने का प्लान बना रहे थे। मॉर्टियर ने डस्ट फिंगर से कहा कि तुम अपनी आग का इस्तेमाल करके सबका ध्यान भटकाना, जिसके बाद इन तीनों ने कैप्रिकॉर्न के आदमियों का भेष बनाकर अंदर जाने का फैसला किया। मैगी को व्हाइट गाउन पहनाकर एक खास जगह ले जाया गया जहां वो सबको पढ़कर कहानी सुनाएगी। उसने वहां रेसा और राइटर को पिंजरे में बंद देखा। कैप्रिकॉर्न ने घोषणा की कि कई साल बाद अब वो अपने लोगों से मिल पाएगा। उधर मॉर्टियर, फरीद और डस्ट फिंगर अंदर घुसकर कैप्रिकॉर्न के आदमियों को खत्म करने लगे। एलेनोर जब अंदर घुसी तो उसे वहां डैरियस मिला। उसने डैरियस से कहा कि अगर तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो मेरी मदद करो, जिसके लिए डैरियस मान गया। मैगी को जैसे ही पढ़ने के लिए किताब दी गई, उसे मॉर्टियर दिखाई दिया, लेकिन वो फिर भी शांत रही। मौका देखकर राइटर ने टोडो को एक पेज दिया ताकि वो मैगी तक पहुंचा सके। मॉर्टियर ने चिल्लाकर मैगी को आगे पढ़ने से मना किया, क्योंकि शैडो उस दुनिया में आना शुरू हो चुका था। जैसे ही टोडो ने मैगी को राइटर का दिया हुआ वो पन्ना पकड़ाया, मैगी ने उसे पढ़ना शुरू किया, जिसके बाद शैडो अचानक से कैप्रिकॉर्न के ऊपर हमला करने के लिए मुड़ गया। वहीं डस्ट फिंगर और फरीद महल को जला रहे थे।
एलेनोर एक घोड़े पर सवार सारे जानवरों के साथ वहां पहुंच गई, जिससे चारों तरफ हड़बड़ी मच गई। मॉर्टियर ने मैगी से आगे पढ़ने के लिए कहा ताकि कहानी बदली जा सके, लेकिन आगे कुछ लिखा ही नहीं था। इसलिए मॉर्टियर ने मैगी को पेन पकड़ाया और कहा कि आगे की कहानी तुम लिखो। मैगी ने कहानी में कैप्रिकॉर्न को एक स्टैचू बना दिया और वो धीरे धीरे रेत में बदल गया। उसने शैडो को भी वापस भेज दिया और बाकी सब लोगों को भी जो किताब से बाहर बिना अपनी मर्जी के आए थे। डस्ट फिंगर ये सब देख रहा था, लेकिन उसने वापस जाने का मौका खो दिया। जिस वक्त ये सब हो रहा था वो थोड़ा दूर था। फरीद ने कहा कि मॉर्टियर उसकी मदद जरूर करेगा, लेकिन डस्ट फिंगर ने कहा कि अब तो इसे अपनी बीवी भी मिल गई, अब क्यों मदद करेगा मेरी ये। अचानक रेसा की आवाज भी लौट आई और पूरा परिवार एक हो गया। मैगी ने देखा कि किताब वहाँ से गायब हो चुकी थी और महल टूटकर गिर रहा था। इन सब लोगों ने जल्द से जल्द बाहर निकलने का सोचा। दरअसल फरीद ने चुपके से वो किताब उठा ली थी, जो अब उसने डस्ट फिंगर को दे दी। फरीद ने कहा कि वो कोई नया रीडर ढूंढ लेंगे जो उन्हें वापस भेज सके। डस्ट फिंगर ने फरीद से पूछा कि तू तो मैगी को पसंद करता है, तू क्यों जा रहा है मेरे साथ। जिस पर फरीद ने कहा कि मेरे पास फोटो है ना उसकी, इसे देख के खुश रह लूंगा मैं। वो दोनों बातचीत करते हुए जंगल की तरफ बढ़ने लगे। तभी मॉर्टियर उन दोनों के पीछे भागता हुआ आया। उसने डस्ट फिंगर से कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस भेजने आया हूँ। जल्द ही उसने किताब पढ़नी शुरू की और डस्ट फिंगर अपनी दुनिया में वापस चला गया। रेसा और मैगी भी पीछे पीछे भागते हुए आए, लेकिन डस्ट फिंगर वहाँ से जा चुका था। फरीद को मॉर्टियर ने पूछा कि अब वो क्या करेगा। साथ ही उन्होंने क्विन को अपने पास ही रख लिया था ताकि उसे बचाने के चक्कर में डस्ट फिंगर की मौत ही ना हो। मैगी ने फरीद से कहा कि तुम हमारे साथ ही क्यों नहीं रुक जाते, जिसके लिए वो मान भी गया और अब सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।